विशाल सोमदत्त जी को बाहर ले जाए, विशाल कुलदीप जनता कुमार जी देश को बाहर द्वारा ले जाए। दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उनके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सुरेंद्र कुमार जी सरकार को बाहर ले जाए। इस जनादेश में समाहित अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन में वर्षों से व्याप्त जड़ता तथा नकारात्मक से निपटने की थी। लगभग 10 महीनों के अल्पकाल में जर्नैल सिंह को बाहर ले जाइए। मेरी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किए हैं। इसमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार आदि प्रमुख हैं। उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई डिजिटल सर्विसेज को सिटीजन सर्विसेज सेंट्रिक के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण करने के 5 महीने के भीतर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि काफ़ी समय से लंबित था। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24/7 खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। इसी के साथ दिल्ली दुकानों एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में अन्य संशोधन के लिए भी एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भू उपयोग परिवर्तन, फैक्ट्री और व्यापार लाइसेंस आदि को प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित कर उन्हें 4 व्यापक लेबर कोड्स में एकत्रित करते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के साथ संपूर्ण समन्वय में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से न केवल कानूनों की जटिलता को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर तथा कार्य परिस्थितियां और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए गए हैं। बहुत ही कम समय में इन सुधारों को लागू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार का साधुवाद करता हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचे, सरकार ने जिला परियोजना निधि योजना की शुरुआत की है। 1400 करोड़ रुपए की राशि के साथ मुख्यमंत्री विकास निधि को पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में
सितंबर 2025 में 5 अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में नई सरकार के गठन के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया गया पहला बड़ा निर्णय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करना था। अब तक 6,72,551 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,62,383 वय वंदना योजना कार्ड शामिल हैं। योजना के अंतर्गत दिल्ली के 188 अस्पताल, इसमें 137 निजी एवं 51 सरकारी इम्पैनल किए गए हैं। इसके तहत अब तक 19,287 मरीजों का सफल उपचार किया गया है। PMABHIM योजना के अंतर्गत 283 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं और बड़े अस्पतालों पर भार कम हुआ है। किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 29 जन औषधि केंद्र भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तथा 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत 37 अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के विस्तार की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने तथा दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए 53 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई हैं, जिससे एम्बुलेंस की कुल संख्या अब 330 हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम तथा PPP डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क तथा सामान्य नागरिकों को किफायती हीमोडायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 16 डायलिसिस केंद्रों में 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिसमें मेरी सरकार ने बहुत ही कम समय में 150 मशीनें लगवाई हैं। पिछले कुछ महीनों में 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी सेवा और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी प्रारंभ किया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 19% आवंटन किया गया है। यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को भविष्य में सकारात्मक निवेश के रूप में देखती है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम की स्मृति और विरासत